तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। फिलहाल कहानी शुरू करूं उससे पहले अपडेट दे दूं आपको। जो तीनों शूटर थे जिन्होंने गोली चलाई अतीक और अशरफ पर, वो पुलिस हिरासत में। और शूट आउट से पहले वो कहां कहां गए थे, ऐसे 40 सीसीटीवी कैमरे मिले हैं जिनमें ये तीनों कैद हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, पुलिस ऑफिशियल या पुराने, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस वक्त फायरिंग की उस वक्त बॉडी की तरफ झुका हुआ था, एक हाथ से बिना दूसरे हाथ के सपोर्ट के गोली कैसे चलाई, तो उससे ये पोस्टमार्टम हो रहा है, इनकी जो फायरिंग का पोस्टमार्टम, कि लोगों ने इससे पहले प्रैक्टिस की पूरी, कई राउंड गोलियां चलाई होंगी और उसके बाद यहाँ पहुँचे होंगे। तो हर क्राइम के बाद ये सारी जांच और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये बस अपडेट है। अतीक की बीवी शाइस्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और जो तीनों जिन्होंने गोली चलाई उनके पीछे कौन है, ये भी अभी तक एक पहेली वैसी ही है। लेकिन अतीक की कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर बहुत सारी, ढेर सारी ऐसी चीज़ें आप सुन सकते हैं। और ख़ासतौर पर इसमें जो लेटेस्ट ऑटो शंकर, कभी गौरी शंकर हुआ करता था, और मद्रास, चेन्नई, वहाँ एक ज़माने में इसका आतंक हुआ करता था, जैसे प्रयागराज में अतीक अहमद का। ऑटो शंकर, इस नाम से ही लोग कांपते थे। ऑटो शंकर कैसे एक सीरियल किलर बना, क्या है इसकी पूरी कहानी, कुकू एफएम के ऑडियो बुक में आप जाकर इसे सुन सकते हैं डिटेल में, विस्तार में। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक हैं, और आप इसको कहीं भी सुन सकते हैं, किसी भी भाषा में, रीजनल जुबान में। बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की चीज़ें। करीब 25 लाख इसके पेड सब्सक्राइबर हैं, और आप इसे गाड़ी चलाते वक्त स्लीप मोड में भी सुन सकते हैं। और ख़ासतौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू एफएम ऐप ख़ास तोहफा लाया है, और उस पर यह है कि क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए 50% डिस्काउंट है। तो 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप क्राइम तक फैमिली के लिए कूपन कोड है crime50, उसका इस्तेमाल करें, और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए 49 रुपीज़ में आप हासिल करें। 1960 का दौर था, 1962, तब इलाहाबाद हुआ करता था। और इलाहाबाद रेलवे के स्टेशन के बाहर जब लोग मुसाफिर उतरते थे तो आमतौर पर तांगे का इस्तेमाल किया करते थे अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो उन्हीं में एक तांगा वाला था, उसका नाम था फिरोज़। फिरोज़ तांगा वाला तांगा चलाने का काम करता था। उसके बाद शादी हुई, और फिरोज़ का ही जो बड़ा बेटा है उसका नाम रखा अतीक अहमद। इलाहाबाद में ही एक जगह है चकिया, जहाँ का ये रहने वाला, उसी वक्त वहीं घर था, एक छोटा मोटा घर, बिल्कुल गरीब परिवार। पर फिरोज़ को ये था कि उसका बेटा, और भी बेटे हुए 3-4, कि ये बड़े होकर सब पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे इंसान बने। बट बाप का सपना टूटा। बच्चों को भेजा तो स्कूल था, 10वीं तक अतीक अहमद स्कूल गया। 10th क्लास में वो बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल हो गया। जब फेल हो गया तो घर पे डांट भी खाई, मार भी खाई, लेकिन इस दौरान में कुछ बुरी सोहबत के साथ भी उसका वास्ता पड़ा। अब वो लड़कों के साथ इधर उधर भटकने लगा। उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। बाप गरीब, तांगा चलाता, वो कहाँ से लाए। बीच में कुछ दिन कहते हैं कि जब बाप बीमार होता था तो इसने खुद तांगा चलाया था। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद 10वीं जब फेल कर गया तो फिर इसने कहा कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ो। इलाहाबाद में उस वक्त फिर इसने जो चोरी की शुरुआत की, सबसे पहले इलाहाबाद में रेलवे से कोयला चुराया करता था। उस वक्त मालगाड़ी और ये सारी चलती थी, स्टीम इंजन हुआ करता था, तो कोयला खूब सारा रखा होता था, तो कोयला चुराना। फिर रेलवे के कबाड़ को चुराना शुरू किया, और इस तरीके से पैसे कमाने शुरू किए। कुछ लड़के जुड़ते गए तो धीरे धीरे चकिया के लड़कों का एक गैंग बन गया, और उस गैंग का सरदार खुद अतीक बन गया। अब इनकी हिम्मत बढ़ी, लोगों से छीना झपटी करने लगे, कुछ को धमकाने लगे, दुकानदारों से जबरन पैसा लेने लगे। कई लोगों ने कंप्लेंट की पुलिस को, लेकिन उस वक्त पुलिस का ध्यान अतीक पे गया ही नहीं। दरअसल उस वक्त पुलिस के लिए एक और शख्स था जो आतंक बना हुआ था, और पुलिस को लगा कि ये क्या, ये बच्चों के पीछे पड़ना। शौक इलाही एक शख्स था 80 के दशक में इलाहाबाद में। शौक इलाही उर्फ चांद बाबा, ये नाम था उसका, बिल्कुल पतला दुबला सा, सूखा सा। पुलिस के लिए उस वक्त चांद बाबा आतंक था। और ये भी अजीब बदनसीबी है कि इलाहाबाद में वक्त वक्त पर इस तरीके से गैंगस्टर और माफिया रहे जिन्होंने शहर को डराया दहलाया।
तो 80 के दशक में जब अतीक अहमद अभी अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ गैंग बना रहा था, उस वक्त इलाहाबाद पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था शौक इलाही यानी कि चांद बाबा, एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल। वहाँ के जितने ठेके होते, सरकारी ठेके, रेलवे के, कोयले के, आपके खान के, वो सारा वो लोगों को डरा धमका कर लेता, लूटता, लोगों को किडनैप करता, उनसे पैसे वसूलता। बम बनाने में माहिर था। कहते हैं कि वो न सिर्फ खुद बम बनाता, बस खुद बम फेंकने में भी माहिर था। तो उसका एक नाम बमबाज भी हुआ करता था। जिस मोहल्ले में वो रहता था वो बिल्कुल फिल्मी सीन है कि वहाँ पे पुलिस जाने से डरती थी कि चांद बाबा के इलाके में नहीं जाएंगे, पुलिस वालों को पीट देता था। और ये दहशत इसलिए कायम हुई कि एक बार चांद बाबा का एक गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो उसको पकड़ कर थाने ले गए। चांद बाबा को ये पता चला। चांद बाबा अपने गुर्गों के साथ गोली और बम लेकर थाने पहुंच गया। चारों तरफ से थाने को घेर लिया, बम फेंके और फिर अपने उस बंदे को छुड़ा कर ले गया। इसके बाद से पुलिस और डरने लगी। इस दौरान में अब पुलिस चांद बाबा के आतंक से बुरी तरह ग्रस्त, और इधर एक दूसरा आतंक तैयार हो रहा है, अतीक अहमद। अब अतीक अहमद धीरे धीरे और गुंडागर्दी करने लगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 85 के आसपास एक मर्डर होता है इलाहाबाद में, और उस मर्डर में 6-7 लड़कों के नाम आते हैं। पहली बार अतीक अहमद का नाम नामजद था उस मर्डर के केस में। अब अभी तक गुंडागर्दी, छीना झपटी, चोरी, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिस पे वो पकड़ा भी जाता, पुलिस छोड़ भी देती। लेकिन पहली बार 302 का मामला था कत्ल का, और उसमें नामजद। अब पुलिस अतीक को ढूंढने लगी। तब अतीक अहमद को किसी ने मशवरा दिया कि चांद बाबा के पास जाओ, उससे पुलिस भी डरती है, वो तुम्हें बचाएगा। अतीक चांद बाबा के पास पहुंचा, उसने सब कुछ बताया। अब एक गैंगस्टर जो होता है वो अपने गैंग बढ़ाने के लिए ऐसे ही लोगों की तलाश करता है। उसने अतीक के सर पर हाथ रख दिया। अब चांद बाबा अतीक के लिए काम करने लगा। अब उसने देखा कि चांद बाबा की तो यहाँ पे जलवा ही जलवा है, पुलिस भी डरती है गली में आने से। अब वो चांद बाबा के साथ काम करने लगा। इत्तेफाक से उसी दौरान में चांद बाबा जो है वो नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ता है खड़ा होकर, और जीत जाता है। जब वो जीतता है तो फिर देखता है कि पुलिस वाले भी उसके आगे पीछे हैं, पार्षद बन गया। तब अतीक अहमद के दिमाग में पहली बार आता है कि नेता बनना चाहिए, इससे ताकत होती है, पुलिस भी साथ रहती है। उसने उसी दिन चांद बाबा से कहा कि बॉस, मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे भी चुनाव लड़ना है। उम्र छोटी थी, चांद बाबा का कद बड़ा था। चांद बाबा ने उसको झिड़क दिया और कहा कि तू नेता बनेगा, तू मेरी बराबरी करेगा, जो होता है। कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं कहते हैं कि इस एक लाइन को सुनकर उसी दिन अतीक ने तय कर लिया कि वो चांद बाबा से अलग हो जाएगा और वो खुद नेता बनेगा, खुद अपना गैंग चलाएगा और उससे भी बड़ा गुंडा बनेगा। अब चांद बाबा से वो अलग हो गया। अलग होने के बाद अब चांद बाबा के गैंग और अतीक के गैंग, जो चकिया गैंग है, इन दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में दोनों तरफ से खूब बम चलता, गोली चलती। अब इधर इलाहाबाद पुलिस को पता चली कि एक अतीक नाम का लड़का है, उसने अपना गैंग बनाया और वो शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल चांद बाबा से लड़ रहा है। पुलिस के लिए भी हमेशा होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। पुलिस ने कहा कि एक काम करो, चांद बाबा का आतंक बहुत ज़्यादा है, इसको ख़त्म करने के लिए अतीक गैंग का सहारा लेते हैं। और अतीक इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा गुंडा भी है नहीं, बाद में इसको देख लेंगे। अब चांद बाबा गैंग को कमज़ोर करने के लिए पुलिस ने अतीक का सहारा लेना शुरू कर दिया। वैसे ही जैसे ये शुरू से होता है अंडरवर्ल्ड में, छोटा राजन और दाऊद का भी ऐसे हुआ। जब ये दोनों अलग हुए तो छोटा राजन ने सारे इनपुट डी कंपनी के खिलाफ देने शुरू किए। हर गैंग में, राइवल गैंग में यही होता है। मुंबई में जो इनकाउंटर होते हैं उसमें दोनों गैंग अलग अलग इनकाउंटर कराते हैं। तो अब यहाँ पर पुलिस अतीक को शह दे रही है चांद बाबा के खात्मे के लिए। धीरे धीरे काम होता जा रहा है, चांद बाबा का गैंग कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लेकिन इस शह के चक्कर में अब अतीक को यह था कि पुलिस तो मेरे साथ है, हम दूसरे गैंग को ख़त्म कर रहे हैं। तो वो उस गैंग को ख़त्म करने के साथ अपना गैंग का भी काम करता जा रहा है। लोगों को लूटना, ज़मीन कब्जाना, मारना, पीटना, मतलब बेलगाम हो गया, क्योंकि उसे लगा कि पुलिस मेरे साथ है। साल 2 साल के अंदर ये नौबत आ गई कि अब इलाहाबाद पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि चांद बाबा को ख़त्म करने के चक्कर में अतीक को शह दिया, लेकिन ये तो उससे भी ख़तरनाक होता जा रहा है। अब क्या किया जाए?
इस दौरान में मर्डर का एक केस था ही। इलाहाबाद में एक नए अफसर आए, वो बड़े सख्त थे। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या केस है, एक ऐसा लड़का जो अब तक कुछ नहीं था, उसका इतना बड़ा नाम क्यों होता जा रहा है। अब उस अफसर ने पूरी फाइल खंगालनी शुरू की तो देखा कि पुलिस ने यहाँ के चांद बाबा को कमजोर करने के लिए एक दूसरे गुंडे का सहारा लिया। उस नेक और ईमानदार पुलिस अफसर को यह बहुत बुरा लगा। उसने अपनी टीम लगाई और एक रोज अतीक अहमद को उठा लिया। अतीक अहमद को उठाने के बाद अभी कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी, FIR दर्ज नहीं हुआ था, और उसको ले जाकर पूछताछ हो रही थी किसी गुप्त जगह पर। इस दौरान अतीक के उठाने की खबर शहर में फैल गई। अतीक के घर वालों को लगा कि पुलिस ने काम कर दिया। लेकिन तब उस जमाने में एक सांसद हुआ करते थे इलाहाबाद में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस गुंडई के दौर में आपको पता है वो दौर था कि जब जितने भी गुंडे होते थे ताकतवर, नेताओं का उनको संरक्षण मिलता था। नेता उनको अपने वोट के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और तब तक अतीक कई नेताओं के संपर्क में आ चुका था, और ये जो सांसद साहब थे वो उनके भी संपर्क में था। तो अब खबर पता चली कि अतीक को उठा लिया गया है। कुछ लोगों को लगा एनकाउंटर हो गया। बात MP साहब तक गई। उस वक्त यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो उस इलाहाबाद के सांसद ने सीधे दिल्ली फ़ोन किया, राजीव गांधी से बात की, और फिर PMO से लखनऊ फ़ोन आया और लखनऊ से इलाहाबाद फ़ोन आया। इसके बाद अतीक अचानक सामने आ गया, छूट चुका था। अब वो बाहर आया। पहले चांद बाबा, एक क्रिमिनल का उसके सर पर हाथ था, अब उसे लगा कि एक सांसद का हाथ है, और उसने पावर भी देख लिया कि कैसे दिल्ली से फ़ोन आता है और कैसे छूट जाते हैं। उसे लगा कि नहीं, अब गुंडागर्दी के साथ राजनीति बहुत ज़रूरी है। अब उसने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। 1989 में यूपी में विधानसभा का चुनाव था, लेकिन उसके ऊपर तब तक करीब 65 केस हो चुके थे, जिसमें मर्डर का भी केस था। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देना चाहती थी कि एक दागी जिसके ऊपर इतने केस हैं उसको देकर फिर भद्द पिट जाएगी। तो किसी भी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया। उसे लगा कोई टिकट तो दे नहीं दी, तो चलो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। इलाहाबाद पश्चिम सीट से 1989 में अब अतीक अहमद इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है, चुनाव लड़ता है। लेकिन यहीं एक कहानी और शुरू हो जाती है। जब वो टिकट अपना इंडिपेंडेंट लड़ता है, पर्चा भर देता है, तो पता चला कि उसी सीट से उसके पुराने गुरु और सबसे बड़े दुश्मन चांद बाबा ने भी पर्चा भर दिया। अब इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव है। जो बाकी उम्मीदवार हैं उनका पता है कि उनमें से कोई नहीं जीतेगा, तो टक्कर है अब दो गुंडों के बीच में, और इनमें से कौन बड़ा गुंडा है ये तय होना है। जो चुनाव जीता इसका मतलब वो सबसे बड़ा गुंडा। पुलिस को, बाकी लोगों को भी लगा कि इस चुनाव में बड़ा खून खराबा होगा। बड़ी भारी फोर्स के बीच में पोलिंग हुई, फिर भी गैंग वॉर हुआ। अब चुनाव होने के बाद उस वक्त ज़माने में आपको याद है 3-3, 4-4 दिन में रिजल्ट आया करते थे, क्योंकि बैलेट पेपर होता नहीं था, बॉक्सेस आते थे, और तब दूरदर्शन पे पूरी रात फिल्में चलती थी बीच में। वो अच्छा दौर था, तो मनोरंजन भी होता था। तो उस दौर में भी चुनाव हो गया, अब रिजल्ट आना है, उसके बीच में 4-5 दिन का गैप है। 2 दिन रह गए थे अब रिजल्ट आने में, 2 दिन बाद रिजल्ट आना था। इत्तेफाक से इलाहाबाद के रोशन बाग एक चौराहा है। 2 दिन ठीक पहले शाम के वक्त अतीक अहमद अपने चकिया के गुर्गों के साथ जा रहा है। चुनावी कैंपेन खत्म हो चुका है। इधर चांद बाबा भी अपने गुर्गों के साथ जा रहा है, और दोनों उसी रोशन बाग चौराहे पर आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे के दुश्मन देखते ही दोनों ने की तरफ से एक दूसरे पर गोलियां चल गई, बम चल गए, और इस गोलीबारी में चांद बाबा मारा गया। चांद बाबा मारा गया, अतीक भागा। 2 दिन के बाद नतीजा आया, जब बक्सा खुला वोट का, तो अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था। यानी अब घोषित तौर पर वो इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुंडा हो गया था, और चांद बाबा चौथे नंबर पर रहा। 4,000 नहीं बल्कि चौथे नंबर पर रहा। तो अब घोषित तौर पर अतीक जीत गया, विधायक बन गया। विधायक बनते ही अब उसे लगा कि अब तो क्या है, सरकार सत्ता सब अपने साथ है। फिर इसके बाद जो उसने जुल्म करने शुरू किया लोगों की, उस वक्त ये दौर था
जब इलाहाबाद में मतलब शहर बदल रहा था, नई नई कॉलोनियाँ बस रही थी, नए नए कल कारखाने खुल रहे थे, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, ज़मीन के भाव आसमान छूने लगे थे, और ऐसे वक्त में जब एक शहर का नक्शा बदल रहा है तो ऐसे गुंडों के लिए बहुत सही टाइम होता है। अब उसने उस मुंह मांगी जो ज़मीन है उस पर कब्जाना शुरू कर दिया, जो भी कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी होती, कोयला से लेकर खदान और इन सारे जो ठेके थे उसमें अब उसका दखल हो गया। अब धीरे धीरे इलाहाबाद में यूं आलम था कि उसकी मर्जी के बिना कुछ होता नहीं था। अब चूंकि विधायक था तो कोई हाथ भी नहीं डाल सकता था। इसके बाद फिर पहली बार जब विधायक बना, फिर उसके बाद अगले 3 और चुनाव में वो इसी सीट से लड़ा, इलाहाबाद पश्चिम सीट से, और तीनों बार इंडिपेंडेंट लड़ा और जीत गया। अब उसका कद बढ़ता जा रहा था। इधर 3 बार लड़ने के बाद अब पॉलिटिकल पार्टी में भी उसकी इंटरेस्ट शुरू हो गई अतीक अहमद में। यार ये एक है जो 3 बार से चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब इलाके में दबदबा है। और पता है आपको, हमारे नेता और पॉलिटिकल सिस्टम, उन्हें सिर्फ वोट और सीट चाहिए। सामने वाला गुंडा है, बदमाश है, रेपिस्ट है, कातिल है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसने अतीक अहमद ने वहां पर कि सिर्फ खास लोगों को निशाना बनाया, उसको सिर्फ दौलत से मतलब थी। इल्जाम ये तक कि जिस मोहल्ले में वो रहता था वहां के कब्रिस्तान तक की जमीन को उसने कब्जा लिया था। जो उसके खिलाफ जाता उसे मार देता। कहते हैं कि अतीक के खिलाफ जितने रिकॉर्ड पर क्राइम है उससे कहीं ज्यादा तो वो हैं जो रिकॉर्ड पर कभी आए ही नहीं, जिनमें कत्ल के ही बहुत सारे मामले। तो जब वो 3 बार चुनाव जीत गया तो पॉलिटिकल पार्टी में दिलचस्पी जागी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह से उसकी नज़दीकी थी, उन्होंने उसको टिकट दिया और फिर पहली बार सपा के टिकट पर वो जीता। फिर एक बार उसने अपना दल के टिकट पर चुनाव जीता, 5 बार जीत गया। लेकिन अब उसे 5 बार विधायक बनने के बाद लगा कि मैं चांद बाबा जैसा लोकल गुंडा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इलाहाबाद और चकिया तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे इलाहाबाद से बाहर भी निकलना है। फिर उसकी नज़र अब दिल्ली पर थी, लोकसभा पर थी। इत्तेफाक से 2004 में उसे ये मौका मिल गया। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। फूलपुर से अब वो चुनाव लड़ता है, न सिर्फ लड़ता है बल्कि जीत जाता है। 24 जून 2004 शाम के करीब 5:44 का वक्त है। मैंने वीडियो देखा इसलिए आपको बता रहा हूं। इलाहाबाद की चकिया से निकला हुआ एक गुंडा, जिसके ऊपर कत्ल के अनगिनत मामले, और अब तक तो उसके ऊपर 80 के करीब, 80 से ऊपर हो चुके थे। मैं 2004 की बात कर रहा हूं। फूलपुर लोकसभा से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचता है। 24 जून 2004 को शाम 5:44 पर लोकसभा में खड़े होकर एक सांसद के तौर पर शपथ लेता है। शपथ कि देश के संविधान की रक्षा करेंगे। कमाल देखिए कि उसी लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जो देश की कानून से खिलवाड़ करने वाले अपराधी, उनके लिए कानून बनाते हैं कि उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, कैसे सज़ा होनी चाहिए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए। और एक खुद क्रिमिनल 80 संगीन से संगीन धाराओं में जुर्म का पूरा अपने सर पर लिए, वो उसी लोकसभा की दहलीज को पार कर अंदर बैठता है और एक गुंडा सा एक माननीय सांसद होता है और शपथ लेता है। तो ये है अजीब सा मजाक की बात लगती है। मजाक तो इससे और भी आगे है। इसने खुद न मालूम कितनी बार बम फेंके। अतीक अहमद के बारे में कहा जाता बम बनाए। 2008 में जब ये सांसद था, 4था साल था, तब ये जेल में था क्योंकि कुछ बहुत सारे मामले थे, तो ये जेल में था एक सांसद होते हुए भी। और जेल में इसलिए था कि उस वक्त राजू पाल मर्डर केस हुआ, जिसकी आपको कहानी सुना चुका हूँ। तो ये भागा हुआ था जब सांसद था, फिर इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, दिल्ली से यूपी पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद ये जेल में बंद है और अभी भी ये MP है। 2008 में दिल्ली में एक हलचल हुई। दिल्ली में ये हुआ कि न्यूक्लियर डील पर एक साइन होनी थी, शायद अमेरिका के साथ।
उसको लेके जो अपोजिशन विपक्षी पार्टियां बहुत उस पर ऑब्जेक्शन उठा रही थी, मामला बड़ा तूल पकड़ रहा था। तो दिल्ली में ये हुआ, लोकसभा में सरगर्मी चल रही है, फिर हुआ कि वोटिंग होगी कि न्यूक्लियर डील हो या ना हो। अब उस वोटिंग के लिए एक एक वोट बड़ा कीमती था, और उस वक्त अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन जेल में। कांग्रेस ने मुलायम सिंह से मदद मांगी। मुलायम सिंह ने अपने 12 शायद एमपी थे उस वक्त, कहा कि आप दिल्ली जाओ और कांग्रेस के फेवर में इस न्यूक्लियर डील पे साइन करो, मतलब वोट करो। अतीक को इसके लिए जमानत मिलती है, वो जेल से बाहर आता है और दिल्ली आता है। और उस वक्त का भी एक वीडियो है, जब वो जेल से बाहर आता है तो मीडिया उससे बात करती है। उस वीडियो को देख कर कमाल की हंसी आती है, और मजाक भी ये लगता है कि कैसा कैसा मजाक हो रहा है हम लोगों के साथ। एक गुंडा जो खुद बम फेंक चुका, देसी बम, उससे उसका आगे का पता भी नहीं होगा, वो न्यूक्लियर डील पर और न्यूक्लियर बॉम्ब पर और न्यूक्लियर की चीज़ों पर बाइट दे रहा था, बात कर रहा था। सोचिए, जो देसी बम और ये सारी चीज़ें फेंकने वाला एक शख्स हमारे देश के लोकसभा में जा रहा है और अब न्यूक्लियर की बात कर रहा है। तो खैर वो बाकायदा आया दिल्ली, लेकिन उसने मुलायम सिंह की पार्टी में रहते हुए मुलायम सिंह के व्हिप जारी करने के बावजूद न्यूक्लियर डील के सपोर्ट में वोट नहीं किया, बल्कि अगेंस्ट में किया, यानी मुलायम सिंह के भी खिलाफ और कांग्रेस के भी खिलाफ। और इस वजह से मुलायम सिंह ने उसको पार्टी से निकाल दिया। वापस वो जेल पहुंच गया। जेल के बाद फिर 2012 में भी उसने चुनाव लड़ा, फिर हार गया। इसके बाद उसने जितने भी चुनाव लड़े वो सारे हार गया, कभी जीता नहीं। 2016 में दिसंबर का महीना था, एक इलाहाबाद में कॉलेज है, उस कॉलेज में एग्ज़ाम का टाइम था। एक कॉलेज ने एक लड़के को सस्पेंड कर रखा था, उसके अटेंडेंस कम थे और कुछ और वजह से, तो उसको एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा था। तो उस बच्चे पे पाबंदी लगा दी गई। अब वो इत्तेफाक से अतीक अहमद का जानने वाला, अतीक अहमद अपने सारे दोस्तों जो गुर्गे हैं उन सब को लेकर कॉलेज पहुंच जाता है। करीब 60 लोग थे। कॉलेज में जाकर तोड़फोड़ करता है और हंगामा करता है। इत्तेफाक से इसके कुछ वीडियो बन गए, वायरल हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको नोटिस में ले लिया, और इस हंगामे के ठीक 22 दिन के बाद 500 गाड़ियों का वो एक काफिला निकालता है, इलाहाबाद से कानपुर जाता है, और खुद कम से कम 7-8 करोड़ की गाड़ी थी हमर, उसमें बैठकर जाता है। कहते हैं इस काफिले की वजह से पूरे इलाहाबाद से कानपुर तक जाम लग गया था। अब एक तरफ एक हंगामा, कत्ल का आरोपी, राजूपाल के मर्डर का अभी इल्ज़ाम, जेल से बाहर निकलकर 500 गाड़ियों का काफिला, एक कॉलेज में तोड़ फोड़, इसको लेके हंगामा होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट फरवरी 2017 में फैसला देती है कि अतीक अहमद को फौरन राजूपाल मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाए, इस तोड़फोड़ के कॉलेज में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसकी जितनी भी जमानत पहले दी गई वो सारी जमानत खारिज कर दी जाए और उसे फौरन जेल भेजा जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुक्म था। फरवरी 2017 में अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे देवरिया जेल भेजा गया, फिर वहाँ कुछ रहा कुछ दिन, फिर उसको वापस इलाहाबाद नैनी जेल भेजा गया। लेकिन लगा कि इसका जेल के भी अंदर ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। फिर इसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया, जहाँ ये पिछले 4 साल से बंद था। और पिछले 4 सालों में इसकी कहानी लगभग दम तोड़ चुकी थी, इसका कोई नाम नहीं था, कोई चर्चा नहीं था। 4 साल के बाद 24 फरवरी होता है, राजूपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल का कत्ल होता है, और फिर अतीक अहमद का नाम एक बार फिर जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ आता है। फिर 15 अप्रैल को जो होता है वो आप लोग वीडियो में भी देख चुके हैं। लेकिन आखिरी चीज़ इस कहानी की जो आपको बताना चाहूँगा वो ये कि 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को जब 3 शूटर गोली मारते हैं और ये दोनों मर जाते हैं, इसके नेक्स्ट डे इन दोनों को इलाहाबाद के चकिया इलाके के करीब कसारी मसारी कब्रिस्तान है, वहाँ ले जाकर दफनाया जाता है, जहाँ उससे ठीक एक दिन पहले अतीक के बेटे असद को दफनाया गया था। अब ये आखिरी लाइन में क्यों कह रहा हूँ, अतीक अहमद पर इल्ज़ाम लगा था जब वो अपने हर तरफ जुल्म ही जुल्म कर रहा था कि उसने इस कब्रिस्तान की ज़मीन को भी कब्जाया। ये कब्रिस्तान की ज़मीन बड़ी थी और उसने इस कब्रिस्तान की ज़मीन को भी नहीं छोड़ा और उसने इस कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया। तो जीते जी उसने बहुत सारे ज़मीन पर कब्जा किए।
बस यहाँ ये सोचिए कि अगर उसने पूरी कसारी मसारी कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा कर लिया होता तो मरने के बाद शायद उसे 2 गज ज़मीन भी मयस्सर नहीं होती। उसी कब्रिस्तान में उसे जाना था और उसी कब्रिस्तान की ज़मीन को वो पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। तो ये भी एक पहलू है कि ज़मीन की इतनी लालच और इतना कब्जा, और अगर ये पूरा ही कब्जा लेता तो क्या पता उसको दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन ना मिलती। तो ये थी पूरी कहानी अतीक अहमद की। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है और कूपन कोड क्राइम 50 है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाएँ और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए 49 रुपीज़ में हासिल करें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।